बच्चों, आज हम व्याकरण का अध्याय 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर मनुष्य अपने मन में उठने वाले विचारों और भावों को दूसरों के सामने प्रकट करना चाहता है। इस कार्य के लिए वह भाषा का प्रयोग करता है। भाषा ना हो तो सामाजिक कार्य ठीक ढंग से संपन्न नहीं किए जा सकते। इस प्रकार सामाजिक व्यवहार और सामाजिक विकास में विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख साधन भाषा है। भाषा के अंतर्गत वाणी और अर्थ दोनों आते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा सार्थक होती है। इसको एक बार समझ लेते हैं। हम मनुष्य समाज में रहते हैं तो इसलिए सामाजिक प्राणी कहलाते हैं, और जब हम समाज में रहते हैं तो अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हमें जिस साधन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है वो भाषा के रूप में ही करते हैं, और कोई तरीका तो नहीं है। या हम इशारों से समझा सकते हैं, पर इशारों से भी हम उस तरीके से अपने विचारों को पूर्ण तरह स्पष्ट नहीं कर पाएंगे जिस तरह हम भाषा से करते हैं। अगर भाषा ना होती तो कोई सामाजिक कार्य ठीक तरीके से हो पाता? नहीं हो पाता। अगर भाषा ही ना होती तो ना मैं आपको समझा पाती, ना आप समझ पाते, ना ये किताब होती, ना ये जो भी हम कर रहे हैं ये सब भाषा के ही रूप हैं। ये कुछ भी ना होता और सामाजिक प्रक्रिया एक तरीके से नहीं चल पाती। तो अब इसमें भाषा में कहा है कि उसका अर्थ भी होना चाहिए। ठीक है, अगर हम शब्दों को उलटफेर करके है राजा एक गांव, तो इसका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है? शब्द तो हैं ये, पर कोई इनका सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। इसीलिए बोला है कि उसमें भाषा तो होनी ही चाहिए, साथ में अर्थ भी होने चाहिए। ठीक है, और जो भाषा है वो सार्थक होनी चाहिए। संसार में अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, उर्दू आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अब देखते हैं भाषा के रूप। प्रयोग के आधार पर हम भाषा के 2 रूप देखते हैं। एक होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित। परंतु अगर हम कहते हैं तो वैसे व्याकरण में उसको नहीं पढ़ा गया है, परंतु जो भाषा के रूप होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित और तीसरा होता है सांकेतिक। पर हम भाषा के जो ये 2 रूप हैं, व्याकरण में इन 2 रूपों को ही पढ़ते हैं। प्रयोग के आधार पर भाषा के 2 रूप हैं, मतलब जिनका हम प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग के आधार पर हम भाषा के 2 रूप देखते हैं। एक है मौखिक भाषा। भाषा का ऐसा रूप जिसमें मन के भाव बोलकर स्पष्ट किए जाएं या सुनने वाला उसे समझ सके, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे विकास नेहा को कॉलेज के विषय में बता रहा है यानी मौखिक तौर पे बता रहा है। अगर वो पत्र लिखता है, नेहा को पत्र लिख के कहीं दूर होता, पत्र लिख के अपने कॉलेज के बारे में बताता, तो वो हमारा लिखित रूप हो जाता। ईशान अपने मन के भाव बोलकर प्रकट कर रहा है, निक्की उसके मन के भाव सुनकर समझ रही है, ये भाषा का मौखिक रूप है। इसमें लिखित भाषा का दूसरा उदाहरण लिया है। हमने पत्र के माध्यम से बता दिया कि लिखित रूप भी इसका हो सकता था। लिखित भाषा, भाषा का ऐसा रूप जिसमें मन के भाव लिखकर प्रकट किए जाते हैं तथा पढ़कर समझे जाते हैं। लिखा जाता है और पढ़ के समझा जाता है, उसको हम लिखित भाषा कहेंगे। जैसे महिमा समाचार पत्र पढ़ रही है। महिमा समाचार पत्र को पढ़कर लिखने वाले के मन के भाव को समझ रही है। समाचार पत्र में लिखने वाले ने अपने मन के भाव प्रकट किए हैं। ये भाषा का लिखित रूप है। भाषा का लिखित रूप बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि एक ये ज्ञान विज्ञान को अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखता है। अगर हम किसी से कुछ बात कर रहे हैं, क्या वो सुरक्षित है? नहीं। अगर हम उसको लिखित रूप में रखते हैं तो वो हमारे आने वाली पीढ़ियों तक क्या रहती है? सुरक्षित रहती है। इसीलिए लिखित रूप को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। दूसरा है भाषा को मानकता तथा स्थायी रूप प्रदान करने के लिए ये महत्वपूर्ण मानी जाती है।
भाषा का तीसरा रूप भी माना जाता है, जिसकी मैंने ऊपर चर्चा की थी। जैसे क्रिकेट समेत विभिन्न खेलों में निर्णायक संकेतों के माध्यम से अपने निर्णयों को व्यक्त करते हैं और सब खिलाड़ी उनके संकेतों को समझते भी हैं। हमने जब भी कोई खिलाड़ी होता है एम्पायर की बातों को सुनता है और वो समझ भी जाता है, ये हमारा भाषा का सांकेतिक रूप हो गया। हम मेट्रो का भी देख लेते हैं, साइन देखते हैं, और जैसे बस की रेड लाइट हो गई, उससे हम पहचान लेते हैं। कभी रास्ते में जाते हैं, एरो के साइन होते हैं, इंडिकेट करते हैं कि दिशा इस साइड है, तो ये क्या है, संकेत के माध्यम से भी हम समझ लेते हैं। वर्तमान में बहुत से संकेत चलन में हैं। ऐसे कुछ संकेत यातायात के नियमों में लाल, नारंगी, पीली और हरा, ये प्रशासन द्वारा यातायात के लिए निर्धारित विभिन्न संकेत, जिन्हें हम आसानी से समझ लेते हैं। जैसे हमें पता है रेड लाइट होती है तो क्या होता है, ग्रीन लाइट होती है तो क्या होता है, तो इस तरीके से हम समझ लेते हैं, ये सांकेतिक रूप होता है। स्कूल, अस्पताल एवं कार्यालयों में शांत रहने के लिए, धूम्रपान नहीं करने के लिए तथा अन्य कई कार्यों के लिए कई संकेतों का प्रयोग होता है, परंतु सभी बातों को संकेतों के माध्यम से कहना और समझना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। हम कुछ इशारों में दिशाएं बता सकते हैं, रेड लाइट होगी, येलो लाइट होगी, मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम संकेत के माध्यम से बता सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अगर मैं इस चैप्टर को पढ़ रही होती तो संकेत के माध्यम से मैं आपको नहीं पढ़ा पाती। ठीक है, तो इसमें जो सांकेतिक है वो इतना नहीं है जितना हम मौखिक, और क्योंकि प्रयोग के आधार पर हम इन्हीं का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसके दो रूप भी हमने पढ़ लिए हैं। अतः विचारों के आदान प्रदान को आसान बनाने के लिए भाषा का आविष्कार किया गया। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन, चीनी, रूसी, फ्रेंच, उर्दू, अरबी आदि। हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला और गुजराती आदि। तो ये हो गए हमारे यहाँ कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। इसके बाद ही सर्कल में है भारत की कुछ भाषाएं, और जो बीच में है वो विश्व की कुछ भाषाएं दे रखी हैं। फिर एक ट्री के माध्यम से भाषा वृक्ष को दिखाया गया है। अब मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? बच्चा जिस परिवार में पलता है, बड़ा होता है, उस परिवार में जो भाषा बोली जाती है वही उसकी सबसे पहले सीखता है, और वही उसकी क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है, जो बच्चा सबसे पहले सीखता है। राजभाषा। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया था, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब हिंदी की उपयोगिता के बारे में पढ़ लेते हैं। संस्कृत भाषा से लेकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि सोपानों से गुजरती हुई हिंदी आज समूचे भारत की संपर्क भाषा बन गई है। हिंदी का विकास अनेक रूपों में हो रहा है। ये सामान्य प्रयोग की भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, साहित्यिक भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। हिंदी अपने देश में प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। तो ये इसकी उपयोगिता के बारे में बताया है। हिंदी भाषा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों तथा दिल्ली एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैला हुआ है। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में ये संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। हिंदी को विश्व की वैज्ञानिक भाषाओं में से एक माना जाता है। यही नहीं, हिंदी सीखना भी बहुत आसान है। हिंदी के केवल 50-55 वर्णों से संसार की प्रत्येक भाषा को बोला और लिखा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। लिपि क्या होती है एक बार देख लेते हैं। लिखित भाषा में प्रत्येक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई चिन्ह होता है, जिसे वर्ण कहा जाता है। क्योंकि सबसे पहले जब मानव ने बोलना नहीं सीखा था तो वो आवाज़ें निकालता था, ध्वनियों से मतलब आवाज़ें निकालता। आवाज़ें क्या होती हैं? ध्वनियाँ होती हैं। फिर उनके चिन्ह बने और उन चिन्हों को ही वर्ण कहा गया। भाषा में वर्णों की जो बनावट होती है, अर्थात उनको लिखने का जो ढंग होता है, वो हमारा लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है।
उर्दू भाषा की लिपि फारसी और अंग्रेजी की रोमन लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी जो हमारी दोनों ही अपोजिट हैं। फिर है साहित्य। ज्ञान से संचित लिपिबद्ध कोश को साहित्य कहते हैं। जिसमें ज्ञान की धारा प्रवाहित हो वो साहित्य कहलाता है। ठीक है। साहित्य का सामान्य अर्थ गद्य और पद्य की रचनाओं से लिया जाता है। गद्य में हमारे निबंध, उपन्यास, कहानी, लघु कथा, नाटक, एकांकी पत्र आदि आ जाते हैं। इसे विधा कहा जाता है। और पद्य में गीत और कविताएं आ जाती हैं। ठीक है। इसके बाद व्याकरण पढ़ लेते हैं। आखिर व्याकरण क्या होता है? व्याकरण जो होता है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण के माध्यम से ही होता है। तो व्याकरण के नियम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और हमें लिखना सिखाती है। ठीक है। भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र होता है वही व्याकरण कहलाता है। अतः भाषा के सही प्रयोग के लिए व्याकरण का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। सामान्यतः हिंदी व्याकरण में भाषा का अध्ययन 3 स्तरों में किया जाता है। पूरा अगर हम हिंदी व्याकरण को देखा जाए तो 3 स्तरों पर ही पूरा व्याकरण समाहित हो जाता है। एक होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत इसमें वर्णों के स्वरूप, उनके भेद आदि के बारे में विचार किया जाता है। वहीं हम शब्द विचार की बात करें तो इसमें शब्दों के स्वरूप बताए जाएंगे, भेद, प्रकार, लिंग, वचन आदि पर विचार किया जाएगा। और वहीं वाक्य विचार की बात करें तो वाक्य की रचना किस प्रकार हो रही है, विराम चिन्ह आदि की चर्चा की जाती है। इसका है इस अध्याय अभी समाप्त हो जाता है। ज्ञान परीक्षण है इसमें। इनमें से कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? अभी हमने देखा था देवनागरी लिपि कहाँ और ब्राह्मी लिपि मतलब कहाँ से। भाव तथा विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? व्याकरण, भाषा या लिपि। संविधान में हिंदी को किस रूप में मान्यता दी गई है? इनमें से किस भाषा की लिपि का नाम देवनागरी लिपि नहीं है? वाक्य के जिस विभाग में चिन्हों की जानकारी दी जाती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर्स करेंगे। जो इसकी एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सभी को अगर नोटिफिकेशन चाहिए लगातार, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।